हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पीछे हमने ग्रामीण प्रशासन के बारे में बात की थी। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फिर से डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका जिला नियोजन समितियां, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कहते हैं। क्या होती हैं जिला नियोजन समितियां, कैसे कार्य करती है, कैसी इनकी संरचना होती है, कौन कौन इनमें शामिल होता है, निर्वाचन का तरीका सदस्यों का क्या होता है, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यदि अगर इस टॉपिक के महत्व की मैं बात करूं तो आयोग इससे प्रश्न पूछ चुका है। यदि आपको ध्यान होगा तो 8 दिसंबर 2024 को एक पेपर हुआ था व्यक्तिक सहायक का। व्यक्तिक सहायक के पेपर में इस टॉपिक से आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है कि जिले के लिए संयुक्त विकास योजना किसके द्वारा बनाई जाती है, या इस तरीके का कोई प्रश्न था। वो जिला नियोजन समिति से ही संबंधित था। आज इस टॉपिक को देखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इसके बाद नगरीय प्रशासन को हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहली बात, जिला नियोजन समितियां क्या होती हैं, क्या कार्य करती है जिला नियोजन समितियां, और जिला नियोजन समितियों की संवैधानिक स्थिति क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये आपका नगरीय प्रशासन और पंचायतों से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 243 और इस 243 में जिला नियोजन समितियों का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर मैं जिला नियोजन समितियों की बात करूं तो हमें यहाँ क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिला नियोजन समितियों का संवैधानिक आधार क्या है, 74वां संविधान संशोधन, क्या कार्य होते हैं इनके, राज्य सरकार की इस मामले में क्या शक्तियां हैं, डीपीसी का अधिनियम और नियम, समिति की संरचना कैसी होती है, स्थायी आमंत्रित सदस्य कौन कौन होते हैं, सचिव की व्यवस्था में कौन होता है, कौन सचिव की भूमिका में डीपीसी में होता है, डीपीसी के मुख्य कार्य क्या हैं, और डीपीसी नियम 2010। इसके अलावा विकास विभाग और सेतु हमको यहाँ पर देख लेना है। एक नजर में हम सेतु या विकास विभाग को देखेंगे। कुछ चीजें हमको इस स्लाइड में से छोड़नी पड़ेंगी जो बहुत आवश्यक हमारे लिए नहीं है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हम जैसे संवैधानिक आधार की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 जिला स्तर पर नियोजन समितियों के गठन का प्रावधान करता है। यानी प्रत्येक जिले में एक जिला नियोजन समिति होगी, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी। 243 में ये बात आपकी स्पष्ट तौर पर लिखी गई है। ये जिला नियोजन समिति पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाओं का समन्वय करती है। आगे देखेंगे कैसे समन्वय करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ हमारे पास कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे भाग 9A में इसको जोड़ा गया है और ये इन सभी चीजों को मजबूत करने के लिए, जैसे स्थानीय शासन को और मजबूत बनाना डीपीसी का मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण और शहरी योजनाओं का समन्वय करना, जिला स्तर पर एकीकृत विकास योजना चलाना, या राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार जो है वो डीपीसी के संदर्भ में है। यही सब चीजें हमें आगे पढ़नी है। पहली बात, डीपीसी क्या करती है, तो योजनाओं का समन्वय जो है वो जिला नियोजन समिति के द्वारा किया जाता है। जिला नियोजन समिति का मुख्य कार्य होता है कि वो पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एक साथ जोड़ती है। पंचायत स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन 3 स्तरों की योजनाएं, और नगरीय स्तर पर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन 3 स्तरों की योजनाएं, इन दोनों योजनाओं को, दोनों स्तरों की योजनाओं को जोड़ करके एक संयुक्त जिला योजना बनाने का कार्य करती है जिला नियोजन समिति। जिला नियोजन समिति पूरे जिले के लिए एक संयुक्त विकास योजना बनाती है, यानी पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एक साथ जोड़ती है और पूरे जिले के लिए एक संयुक्त विकास योजना ये बनाती है। इसका कार्य है मुख्यतः समन्वय करना, जैसे ग्रामीण और शहरी योजनाओं के बीच तालमेल बैठाना, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, यानी कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों को किया जा सके। इसके अलावा इसका लक्ष्य होता है समग्र जिला विकास करना। यहाँ डीपीसी के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो इसके सभी कार्यों का अगर हमारे पास प्रावधान पूछ लिया जाता है, जैसे इसकी संरचना का, इस समिति की संरचना कैसी होगी, सदस्य कौन होंगे, कार्य क्या होगा,
या फिर अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, ये सब निर्धारित होता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्य विधानमंडल कानून बना करके ये सभी चीजों को निर्धारित करती है कि कैसी संरचना होगी, कौन सदस्य होगा, क्या कार्य होंगे और अध्यक्ष कौन होगा। इन सभी को नियंत्रण करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है जिला नियोजन समितियों के संदर्भ में। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये चुने हुए सदस्यों से यहाँ पर लिखा गया है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे पास आगे दिया गया है। यदि अगर हम उत्तराखंड में डीपीसी की बात करेंगे तो डीपीसी के बारे में ध्यान रखना है आपको। उत्तराखंड जिला नियोजन समिति अधिनियम 2007 में बना और इसके तहत उत्तराखंड राज्य में डीपीसी का गठन किया गया। यानी 2007 के जिला नियोजन समिति अधिनियम के तहत उत्तराखंड में जिला नियोजन समितियां बनाई गई। हालांकि अगर आपके पास पूछेगा कि अधिनियम कब आया, जिला नियोजन समिति अधिनियम 2007 में आया, उत्तराखंड में जिला नियोजन समितियां 2007 में बनी। लेकिन अगर आपके पास पूछेगा कि डीपीसी के नियम कब बनाए गए, तो नियम आपके 2010 के अंतर्गत बनाए गए। ये अधिनियम के तहत विस्तृत नियम और दिशा निर्देश बनाए जाते हैं। यदि अगर बात करें डीपीसी की, तो उत्तराखंड के 13 जिले हैं और 13 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, एक डीपीसी है। हर जिले में एक डीपीसी बनाई गई है, वो अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्शन में आती है, जहां डीपीसी की संरचना दी गई है। अब ध्यान रखेंगे कि जिला नियोजन समिति के अंतर्गत कम से कम 20 सदस्य होंगे और अधिकतम सदस्य 40 होंगे। इस समिति में 20 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं और 40 से अधिक सदस्य भी नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, चुने हुए सदस्यों का 4/5 जो सदस्य होंगे ये निर्वाचित होंगे। यानी डीपीसी के अंतर्गत जो 4/5 सदस्य हैं इन्हें निर्वाचित किया जाएगा और बचे 1/5 सदस्यों को राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो 4/5 सदस्य निर्वाचित होते हैं वो आपके जिला पंचायत और नगर पालिकाओं से होते हैं। याद रखना, डीपीसी में 4/5 सदस्य आपका जो है वो जिला पंचायत और नगर पालिकाओं से निर्वाचित किए जाते हैं और 1/5 सदस्य राज्य सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं। जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एक मंत्री जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा राज्य में, वो डीपीसी का अध्यक्ष होता है और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो डीपीसी का उपाध्यक्ष होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपसे अगर डीपीसी के संदर्भ में पूछ रहा है तो इतना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है कि सदस्य संख्या कम से कम 20, अधिकतम 40 हो सकती है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 4/5 होती है जो जिला पंचायत और नगर पालिकाओं से चुने जाते हैं। मनोनीत सदस्यों की संख्या 1/5 होती है जो आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इसमें एक मंत्री जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है वो डीपीसी का अध्यक्ष होता है और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो डीपीसी का उपाध्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नामित सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। यानी जो 1/5 सदस्य नामित किए जाते हैं इन्हें राज्यपाल उनके पद से मुक्त कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर अन्य बिंदुओं को देखें तो इनका कोई बहुत ज्यादा महत्व हमारे पास नहीं है। ये आपको मोटा मोटा तौर पर ध्यान रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि डीपीसी की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं, तो इसमें आपके पास सांसद और विधायक जो हैं वो स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सदस्य, हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, तो जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद के भी सदस्य इसमें आमंत्रित होते हैं। संसदीय सचिव इसमें आमंत्रित सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख जो है वो डीपीसी की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। राज्यपाल कुछ व्यक्तियों को नामित करता है डीपीसी की बैठक के लिए और नगर पालिका अध्यक्ष भी डीपीसी की बैठक में शामिल होते हैं। यदि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सामान्य नियम है कि कोई भी आमंत्रित सदस्य अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकता, यानी उसे खुद उपस्थित होना पड़ेगा। वो अपनी जगह पर किसी दूसरे को नहीं भेज सकता है। जैसे यहाँ पर नगर पालिका का अध्यक्ष है तो वो स्वयं आएगा, वो अपनी जगह किसी वार्ड मेंबर को नहीं भेज सकता है। कहने का मतलब यह सीधी भूमिका स्थायी आमंत्रित सदस्यों की बैठक में आवश्यक है। यदि अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी, जिसको जिला नियोजन समिति को हम पढ़ रहे हैं, उसके सचिव की बात करें
तो जिला अधिकारी यानी डीएम जो होते हैं वो डीपीसी के सचिव होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है रिकॉर्ड रखना, बैठक का विवरण देना और निर्णयों को लागू करना। ये डीपीसी के अंतर्गत मुख्य कार्य है यहाँ पर जिला अधिकारी का यानी डीएम। दूसरी बात, जो सीडीओ होते हैं हमारे पास, मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, ये जिला नियोजन समिति के संयुक्त सचिव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आर्थिक और सांख्यिकी अधिकारी जिला नियोजन समिति के उप सचिव होते हैं। ये पद आप ध्यान रखेंगे कि सचिव यहाँ पर जो है वो डीएम होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जो हैं वो संयुक्त सचिव होते हैं और आर्थिक और सांख्यिकी अधिकारी उप सचिव होते हैं जिला नियोजन समिति में। ये तीनों पद आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करेंगे इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है वो राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जो 4/5 सदस्यों का निर्वाचन होता है। मैंने अभी आपको बताया। ओवरऑल अगर मैं इस पूरी कहानी को समराइज करने की कोशिश करूं तो वैसे डीपीसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है वो ये है कि 243 में संविधान के डीपीसी का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में डीपीसी का गठन 2007 में हुआ, डीपीसी अधिनियम 2007 में आया, डीपीसी के लिए नियम 2010 में बनाए गए और इसके अलावा इसकी संरचना में न्यूनतम 20 सदस्य, अधिकतम 40 सदस्य, 4/5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जो 4/5 सदस्य निर्वाचित होते हैं इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये सदस्य आपके जिला पंचायत और नगर पालिकाओं से निर्वाचित होंगे। ये सभी बिंदु हमारे पास महत्वपूर्ण है डीपीसी के मामले में। डीपीसी के मुख्य कार्य क्या होते हैं तो वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार फटाफट से कार्यों को देख लेंगे कि क्या मुख्य कार्य है जिला नियोजन समिति के। ये स्थानीय जरूरतों की पहचान करती है, ग्रामीण और शहरी योजनाओं को जोड़ना इसका मुख्य कार्य है, योजनाओं की समीक्षा करना, राज्य सरकार को यहाँ पर सुझाव देना, संसाधनों को इकट्ठा करना, सुविधाओं का नक्शा बनाना, संसाधनों का सही उपयोग करना, राज्य सरकार को योजना भेजना, रोजगार योजना बनाना, वित्त का अनुमान लगाना, प्रगति रिपोर्ट देना, फंड चाहने वाली योजनाओं की पहचान करना, एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित करना, योजनाओं के लिए स्थान तय करना, अन्य कार्य राज्य सरकार द्वारा दिए गए अन्य कार्य करने हैं और योजना की स्वीकृति राज्य के नियमों के अनुसार होगी। डीपीसी का मुख्य कार्य होता है कि जिले के लिए एक संयुक्त विकास योजना तैयार करना। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी डीपीसी के कुछ अन्य कार्य हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सभी योजनाओं को, जैसे ग्राम पंचायत अपनी एक वार्षिक योजना बनाती है, क्षेत्र पंचायत सारे ग्राम पंचायतों की योजना को इकट्ठा करके अपनी एक योजना बनाती है, जिला पंचायत अपनी एक योजना बनाती है, इधर शहरी निकाय अपनी योजनाएं बनाते हैं और इन दोनों की, शहरी निकाय और ग्रामीण निकायों की योजना को मिला करके डीपीसी एक जिला विकास योजना बनाती है। यानी डीपीसी के द्वारा बनाई जाने वाली जिला विकास योजना शहरी निकायों के और ग्रामीण निकायों के योजनाओं को मिला करके बनाई जाती है। जैसे ग्राम सभा में चर्चा होती है, ग्राम पंचायत के द्वारा जो योजना बनती है, क्षेत्र पंचायत उनका समेकन करती है। समेकन का मतलब क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जितने ग्राम सभा या ग्राम पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत का कार्य है उन सभी की योजनाओं को इकट्ठा करना और उसे जिला पंचायत को सौंपना। जिला पंचायत, शहरी निकाय, ये अपनी दोनों अपनी योजनाएं जो है वो डीपीसी को सौंपेंगे और डीपीसी इस बेस पर जिले के लिए एक विकास योजना बनाएगी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जिला नियोजन समिति से पहले हमारे पास उत्तराखंड में डीपीएमसी की व्यवस्था थी। मैंने अभी बताया जिला नियोजन समितियां 2007 में बनी। उससे पहले वाला जो सिस्टम था उसका नाम था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी, यानी जिला नियोजन और निगरानी समिति। ये डीपीसी से पहले की व्यवस्था थी। 2007 से पहले जिलों में विकास योजना इसके माध्यम से बनाई जाती थी। इसके अध्यक्ष भी एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते थे। ये सभी इसमें सदस्य होते थे। लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य हो गए, विधानसभा के सदस्य हो गए, डीएम हो गए, सीडीओ हो गए, जो आज भी होते ही हैं। और बैठक इसकी हर 3 महीने में होती थी, जो आज भी डीपीसी की हर 3 महीने में एक बैठक होती है। इसका कार्य क्या था? योजना बनाना और समीक्षा करना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो नीतियों का क्रियान्वयन, ये हमारे पास बहुत आवश्यक नहीं है ये सारी चीजें। और अंत में हमारे पास जो है वो यहाँ पे सेतु आयोग, आप सभी लोग जानते हो कि सेतु का मतलब क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ये कब स्थापना होती है सेतु आयोग की? 21 जुलाई 2022 को
सेतु आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति बनाना, नवाचार बढ़ाना, निगरानी और मूल्यांकन करना, संसाधनों का सही उपयोग करना। सेतु आयोग का मुख्य कार्य है वैसे राज्य स्तर पर नीति का निर्माण करना। जैसे जिला स्तर पर नीति का निर्माण करने के लिए डीपीसी है, जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, वैसे ही राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए सेतु आयोग बनाया गया है। मोटा मोटा तौर पर मैंने इसके अप्रोच को आपको समझाने का प्रयास किया है और ये बताने की कोशिश की है कि आपको कौन कौन से बिंदु ध्यान रखने हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो संरचना से पूछेगा, पूछा जाएगा तो निर्वाचन से पूछेगा या संवैधानिक विस्तृति से पूछेगा। ये जो चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई है डीपीसी से रिलेटेड, इतना ही आपको डीपीसी में ध्यान रखना है, इससे अतिरिक्त भी पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो जल्दी ही आपके बीच लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।